हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 1 में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसका टोटल हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी वह रासायनिक परिवर्तन है। तो पहला ऑप्शन में जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना, दूसरा ऑप्शन बर्फ के गलन पर जल का बनना, तीसरा ऑप्शन जल में लवण का विलय होना, चौथा ऑप्शन द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। यानी द्रवित, तो हम लोग को खोजना है कि इसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो क्वेश्चन नंबर डी में बोला जा रहा है द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस का जो जब दहन हो जाएगा तो उसे फिर हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं। तो क्वेश्चन एक का जो ऑप्शन डी है वो रासायनिक परिवर्तन है। तो हम लोग का आंसर एक का डी जो कि सही होगा। तो एक का आंसर डी। तो चलिए दोस्त, हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। 4NH3 प्लस 5O2 से मिलकर बना है 4NO प्लस 6H2O, जहाँ H2O गैस है, NO गैस है, NH3 गैस है और 5O2 जो है गैस है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है यह संयोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन 3 में बोला जा रहा है उपचयन और अपचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया का रिएक्शन है ये, चौथा ऑप्शन में उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अब यहाँ पे टोटल में चारों ऑप्शन को मिलाकर दिया गया है कि पहला ऑप्शन में एक और चार दोनों सही है, दूसरा ऑप्शन में 2 और 3 दोनों सही है, तीसरा ऑप्शन में 1 और 3 सही है और चौथा ऑप्शन में 3 और 4 सही है। तो हम लोग को पता करना है कि कौन कौन सा सही है। ये जो अभिक्रिया है पहला, इसमें जो हो रहा है, एक तो इसमें प्रतिस्थापित हो रहा है, यानी NH3 प्लस 5O2 में ये जुट रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है और हाइड्रोजन हट रहा है, तो एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गया। और तीसरा ऑप्शन में बोला जा रहा है उपचयन अपचयन, यानी ऑक्सीजन जुट भी रहा है। ऑक्सीजन का जुटना एक तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया, ऑक्सीकरण उपचयन अपचायक और अवकारक, ये सब तीनों एक ही ग्रुप का है। यानी ऑक्सीकरण हो रहा है तो उपचयन हो रहा है, उपचायक हो रहा है और अवकारक हो रहा है। तीनों ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुटना और इलेक्ट्रॉन का हटना, तो यहाँ ये दोनों काम हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो दो का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 और 3। तो 2 का ऑप्शन 1 और 3 जो जिसमें दिया गया है वो ऑप्शन 2 का सी जो कि सही है। चलिए दोस्त, हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। 3Fe प्लस 4H2O मिलकर जो बना Fe3O4 प्लस 4H2 गैस। पहला में बोला जा रहा है कि आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है, दूसरा ऑप्शन में जल अपचयित हो रहा है, तीसरा ऑप्शन में जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, चौथा ऑप्शन जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसमें हम लोग को छांटना है कि कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। इसमें से कौन कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए में दिया गया कि 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन 2 में दिया गया है कि 3 और 4 सही है, ऑप्शन 3 में दिया गया है 1, 2 और 4 सही है, ऑप्शन 4 में दिया गया है 2 और 4 दोनों सही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए में आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है जो कि सही है, ऑक्सीजन जुट रहा है आयरन में तो ये ऑक्सीकृत हो रही है। ऑप्शन 2 में जल अपचयित हो रहा है, तो अपचयित हो रहा है यानी जल। अब देखिए पहले इसको जान लेते हैं कि ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक और अवकारक तीनों एक बात है। तो H2O में
अपचयित हो रहा है, एच मतलब जल H2O अपचयित हो रहा है। अपचयित हो रहा है मतलब ये ऑक्सीकरण उपचयन, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है और अपचयित में ऑक्सीजन हटता है। तो सही बात है, इसमें H2O से ऑक्सीजन हट रहा है यानी जल अपचयित हो रहा है। तीसरा ऑप्शन में जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, ये भी सही है, क्योंकि जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, अपने से ऑक्सीजन हटा रहा है और दूसरे में ऑक्सीजन जोड़ रहा है। तो हम लोग का 3 का जो है नहीं, 3 का जो है नहीं, अपचायक जो है, अपचायक उसे जो बोलते हैं जो ऑक्सीकरण उपचयन अपचायक, जो अपने में ऑक्सीजन जोड़ता है उसे अपचायक बोलते हैं। तो 3 गलत हो जाएगा हम लोग का, क्योंकि H2O ऑक्सीजन जोड़ नहीं रहा है, ऑक्सीजन हटा रहा है। तो ये ऑक्सीकारक हो गया, यानी चौथा ऑप्शन में देखिए जल ऑक्सीकारक है। तो जल जो है ऑक्सीकारक के रूप में कर रहा है, यानी अपने से ऑक्सीजन हटा रहा है और दूसरे में ऑक्सीजन जोड़ रहा है। अगर अपने में ऑक्सीजन जोड़ेगा तो ऑक्सीकरण और दूसरे में ऑक्सीजन जोड़ेगा तो ऑक्सीकारक। तो 1, 2 और 4 सही होगा, 3 नहीं सही हो पाएगा, क्योंकि जल जो है अपचायक है। अपचायक मतलब ऑक्सीजन जोड़ना, जबकि ऑक्सीजन नहीं जोड़ रहा है, ऑक्सीजन हटा रहा है। तो हम लोग का आंसर जो होगा सही 1, 2 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ऑप्शन 3, 1, 2 और 4। चलिए दोस्त, हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा है, लेंथी सब क्वेश्चन है, दिक्कत होता है, पर ऐसी यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चौथे नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है, यानी यानी ऊष्मा निकालता है। ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा ग्रहण करता है। तो ऑप्शन ए में बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, ऑप्शन 2 में एक अम्ल का तनुकरण, ऑप्शन 3 में जल का वाष्पीकरण, ऑप्शन 4 में कपूर का ऊर्ध्वपातन। तो बोला जा रहा है इसमें से छांटना है कि इसमें ऑप्शन ए में 1 और 2, 2 सही है, ऑप्शन बी में 2 और 3, ऑप्शन सी में 3 और 4, ऑप्शन डी में 3 और 4। तो हम लोग का कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए में बिना बुझे हुए चूने के साथ जल की अभिक्रिया, जो कि एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बिना बुझे के साथ जल की अभिक्रिया करवाते हैं तो ऊष्मा निकलता है। और ऑप्शन बी में एक अम्ल का तनुकरण, एक अम्ल का तनुकरण करते हैं हम लोग तो उसमें से ऊष्मा निकलती है। तो 1 और 2 सही होगा हम लोग का, जो कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। और 3 जो बोला, जल का वाष्पीकरण करने के लिए हमको ऊष्मा देना ही पड़ता है, तभी वो वाष्पीकरण होगा, तो 3 गलती होगा। कपूर का ऊर्ध्वपातन करने के लिए हम लोग को ऊष्मा देना ही पड़ेगा, तभी वो ठोस से सीधे गैस में हो पाएगा। तो इसके कारण हम लोग का 4 का ऑप्शन 1 और 2, जो कि 4 का ए में दिया गया है। तो 4 का ए हम लोग का आंसर सही होगा। चलिए दोस्त, 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा बड़ा है। 25 ml जल युक्त ए, बी और सी के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए गए हैं। ए, बी तथा सी बीकरों में कुछ मात्रा में क्रमशः NaOH, निर्जल CuSO4 तथा NaCl मिलाया गया। यह प्रक्षेपित किया गया कि बीकर ए तथा बी के विलयनों के ताप में वृद्धि, जबकि बीकर सी के विलयन के ताप में कमी हुई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हम लोग को चुनना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। ए और बी के विलयनों के ताप में वृद्धि हुई, यानी वह ऊष्माक्षेपी होगा, यानी ऊष्मा उसमें से निकल रहा है तब तो ताप में वृद्धि हुआ। और सी में ताप में कमी हुई, यानी वह ऊष्मा शोषित कर रहा है। तो चलिए हम लोग को कौन कौन सा सही है। और एक में बोला जा रहा है बीकर ए तथा बी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ। 2 में बोला जा रहा है बीकर ए तथा बी में ऊष्माशोषी प्रक्रम संपन्न हुआ। 3 में बीकर सी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ। और 4 में बीकर सी में ऊष्माशोषी प्रक्रम संपन्न हुआ। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी में केवल 2 सही है, ऑप्शन सी में 1 और 4 सही है, ऑप्शन डी में 2 और 3 सही है। तो ए और बी में हम लोग का ऊष्मा छेपी यानी ऊष्मा निकल रहा था,
तो उष्मा उष्मा निकल रहा था तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। तो एक में दिया गया है कि बीकर ए तथा बी में ऊष्माक्षेपी, जो कि सही है। और ऑप्शन 4 में कि बीकर सी में ऊष्मा शोषी प्रक्रम हो रहा है, क्योंकि उसमें ताप जो है घट रहा था। तो 1 और 4 जो कि हम लोग का सही होगा। तो चलिए हम लोग का 1 और 4 जो कि सी में दिया गया है सही होगा। तो चलिए दोस्त हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण होता है तथा अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपरोक्त प्रेक्षण के लिए सत्य है? ए में KMnO4 एक ऑक्सीकारक है, यह FeSO4 को ऑक्सीकृत करता है। ऑप्शन बी में FeSO4 एक ऑक्सीकारक है तथा KMnO4 को ऑक्सीकृत करता है। तीसरा ऑप्शन तनु के कारण रंग विलुप्त हो जाता है, कोई अभिक्रिया नहीं होता। चौथा ऑप्शन में बोला जा रहा है कि डी KMnO4 एक अस्थायी अभिक्रिया यौगिक है तथा FeSO4 की उपस्थिति में एक रंगहीन यौगिक में अपघटित हो जाता है। तो हम लोग का कौन सा सही होगा? तो बोला जा रहा है पहला ऑप्शन में कि KMnO4 एक ऑक्सीकारक है, यह FeSO4 को ऑक्सीकृत करता है, जो कि सही है। यहाँ KMnO4 जो है ऑक्सीकारक के KMnO4 मतलब अम्लीय परमैंगनेट विलयन में ऑक्सीकारक के रूप में ही कार्य किया जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन अपने से त्याग कर दूसरे में ऑक्सीजन जोड़ने का कार्य करता है। तो ये ऑक्सीकारक हो गया और यह FeSO4 को ऑक्सीकृत कर देता है, यानी अपने से ऑक्सीजन हटा करके FeSO4 में ऑक्सीजन जोड़ देता है। तो हम लोग का ऑप्शन 6 का ए जो कि सही है। चलिए दोस्त हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं है? तो ऑप्शन ए में Pb प्लस CuCl2 से बनकर PbCl2 प्लस Cu। ऑप्शन 2 में Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl। ऑप्शन 3 में C प्लस O2 CO2 बना। ऑप्शन 4 में CH4 प्लस CO2 CH4 प्लस 2O2, तो CO2 प्लस 2H2O। तो हम लोग का बोला जा रहा है इसमें कि कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोग का देखिए, एक में तो द्विविस्थापन नहीं है तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। 2 में Na2SO4 प्लस BaCl2 बन करके एक से विस्थापित हो रहा है, दूसरे में जाके जुट रहा है और दूसरे से विस्थापित होके पहले में जुट रहा है। तो हम लोग का 7 का जो बी है जो कि सही है। और तीसरा नंबर जो C प्लस O2 जो बोल रहा है ये तो संयोजन अभिक्रिया है। CH4 प्लस 2O2 भी, ये भी आपका नहीं होगा। तो 7 का हम लोग का जो है 2 नंबर सही होगा। तो 7 का बी जो कि सही है। तो चलिए दोस्त 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है? ऑप्शन ए सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से। ऑप्शन 2 सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन से। ऑप्शन 3 सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस में विघटन से। ऑप्शन 4 सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण से। तो कौन सा हम लोग का सही होगा? क्वेश्चन में बोला जाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है? स्लेटी इसलिए हो जाता है कि सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से होता है। यह प्रक्रिया जो है सिल्वर क्लोराइड का जो है AgCl का अपघटन हो जाता है और Ag हम लोग को प्राप्त होता है, सिल्वर प्राप्त होता है। तो यह प्रक्रिया जो कि सही है। तो 8 का ए जो कि सही है हम लोग का। चलिए दोस्त हम लोग 9वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ठोस ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनने के लिए सत्य है?
ऑप्शन ए, यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऑप्शन दो, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन तीन, परिणामी विलयन की पीएच 7 से अधिक होगी। ऑप्शन चार, परिणामी विलयन की पीएच 7 से कम होगी। तो इसमें हम लोग को छांटना है कि कौन कौन सा जो कि है सही होगा। तो ए में दिया गया 1 तथा 2 सही होगा, बी में दिया गया 2 तथा 3 सही होगा, सी में दिया गया 1 तथा 4 सही होगा, डी में दिया गया 3 तथा 4 सही होगा। तो चलिए दोस्त, हम लोग पहले क्वेश्चन एक कौन था कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड CaO जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो यह पहले नंबर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, जो कि 2 में दिया गया यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो कि सही होगा। और CaOH हॉल 2 बन रहा है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, जिसका पीएच जो है 7 से अधिक होता है या क्षारीय होता है। तो हम लोग का ए, और 3 जो कि सही होगा। विलयन, परिणामी विलयन की पीएच 7 से अधिक होगी। तो 2 और 3 सही है। 2 और 3 किस में दिया गया है? ऑप्शन बी में। तो 9 का बी जो कि सही होगा। चलिए दोस्त, 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया पर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन बी, अपक्षेपण अभिक्रिया। ऑप्शन तीन, संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन चार, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो कौन कौन सा सही है हम लोग का? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है केवल एक सही है, बी में बोला जा रहा है केवल दो सही है, सी में बोला जा रहा है केवल चार सही है, और डी में केवल दो तथा चार सही है। तो बेरियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट का अभिक्रिया जो होता है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि ये एक से प्रतिस्थापित होकर दूसरे में संयोग होता है और दूसरे से प्रतिस्थापित होकर पहले में। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, और इसमें जो है एक अवक्षेप भी पैदा होता है। तो यह 2 और 4 जो कि सही है। तो 10 का ऑप्शन डी जो कि सही है, 2 और 4। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या है? हम लोग से पूछा जा रहा है कि मोलर अनुपात इसका क्या है। तो चलिए दोस्त, इसमें बोला जा रहा है कि जो जल है 2H2O, यहाँ दिखाने का हम बता रहे हैं, 2H2O जो कि विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे, हम लोग विद्युत प्रवाहित करेंगे, तो ये बनता है 2H2 और प्लस O2। तो 2H2 का 2 मोल और इसका O2 का 1 मोल, तो इसका अनुपात 2:1 हो जाता है। तो इसका आंसर जो है 11 का बी जो कि सही होगा। 11 का बी, 2:1। चलिए दोस्त, 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी प्रक्रम है? ऑप्शन ए में सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण। ऑप्शन बी में शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन तीन में जलवाष्प का संघनन। ऑप्शन चार में जल का वाष्पीकरण। तो कौन सा जो है ऊष्मा शोषी प्रक्रम है? तो ऊष्मा जिसमें ग्रहण किया जा रहा है, और ऊष्मा छेपी मतलब जिससे ऊष्मा निकलता है। तो ऑप्शन ए में सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण जो कि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। जो भी अम्ल और क्षार होता है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होता है। ऑप्शन दो में शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन। और ऑप्शन तीन में जलवाष्प का संघनन, और चार में बोला जा रहा है जल का वाष्पीकरण। जल को वाष्पीकरण करने के लिए हम लोग को ऊष्मा की जरूरत देना पड़ता है, तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया। और जल का, यहाँ पे जल का संघनन, जल के संघनन में ऊष्मा जो है हम लोग का निकलता है, तभी वो संघनित होता है, तो ये नहीं होगा। तो हम लोग का 2 और 4, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन में ऊष्मा देना पड़ता है। तो ये ऊष्मा ग्रहण यानी ऊष्मा शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन जो कि ऊष्मा ग्रहण करने के बाद उत्पादन होता है। तो 2 और 4 हम लोग का ये सही होगा। तो 12 का आंसर जो कि है डी, 12 का आंसर हम लोग का डी जो कि सही होगा। 2 और 4 सही है। तो चलिए दोस्त, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन पे।
13 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अपक्षय बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो तो निम्नलिखित में से किसे लेड नाइट्रेट के स्थान पर उपर्युक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए लेड सल्फेट, ऑप्शन बी लेड एसीटेट, ऑप्शन सी अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी पोटेशियम सल्फेट। तो 13 का आंसर बी, जो कि हम लोग का अगर लेड नाइट्रेट ना रहे तो लेड एसीटेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो 13 का बी जो कि सही होगा हम लोग का। चलिए दोस्त, चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में बोला 14 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड अथवा हीलियम, ऑप्शन डी हीलियम अथवा नाइट्रोजन। तो तेल को नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए हम लोग हीलियम अथवा नाइट्रोजन का उपयोग, यानी पैकेट चिप्स आर के पैकेट में भी नाइट्रोजन या हीलियम को ही भरा जाता है सुरक्षित रखने के लिए। तो 14 का हम लोग का डी जो कि सही है। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया उपर्युक्त की जाती है। ऑप्शन इसमें दिया गया है कि 2KCl3ClO3 उष्मा की उपस्थिति में और उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो बन रहा है 2KCl प्लस 3O2। तो इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा हम लोग का ए ऑक्सीजन गैस बनने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया उपर्युक्त की गई है। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही है? तो ऑप्शन ए में दिया गया यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा उष्मा शोषी प्रकृति की है। तो यह एक अपघटन अभिक्रिया जो कि तो सही, यह अपघटन हो रहा है यानी टूट रहा है और उष्मा तो ये ग्रहण किया है तभी टूट रहा है, तो ये तो सही है। तो चलिए हम लोग दूसरा पे चलते हैं। कहाँ बोला? यह एक संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन नहीं हो रहा है, यह वियोजन हो रहा है, टूट रहा है। ऑप्शन 3 में यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा उष्मा के निकलने के साथ संपन्न होती है। और चौथा ऑप्शन में यह एक प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया है तथा उष्मा क्षेपी प्रकृति की है, जो कि गलत है। उष्मा क्षेपी प्रकृति की नहीं है, उष्मा शोषी है और सी भी इसका गलती है। तो इसका एक ही पहला नंबर ऑप्शन जो है सही हो रहा है, क्योंकि यह एक अपघटन अभिक्रिया है और उष्मा शोषी प्रकृति की है। तो 15 का 1 हम लोग का सही होगा, 15 का 1। चलिए दोस्त 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? ऑप्शन ए में एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण, ऑप्शन बी में वायु का द्रवीकरण, ऑप्शन सी में चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना, ऑप्शन डी में उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया किस में हो रहा है? तो ऑप्शन डी में हो रहा है, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करने से फिर यह विपरीत नहीं हो सकता, ये नष्ट हो जाएगा, जो कि 16 का डी सही होगा हम लोग का। और 17 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया ताप पर अभिकारकों एवं अभिक्रिया फलों की अवस्थाओं को सही संकेत चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया गया है? ऑप्शन ए में 2H2 जो कि लिक्विड है प्लस O2 लिक्विड मिलकर के बना है 2H2O गैस, और बी में 2H2 गैस प्लस O2 लिक्विड मिलकर बना है 2H2 लिक्विड है। ऑप्शन सी में 2H2 गैस प्लस O2 गैस मिलकर बना है 2H2O लिक्विड, ऑप्शन डी में 2H2 गैस प्लस O2 गैस मिलकर संयोग होकर बना है 2H2O गैस है। तो हम लोग का जो कौन सा है जो सही संकेत कर रहा है? तो जो होता है हम लोग का 2H2 गैस होता है और O2 गैस होता है, दोनों को संयोग करके दोनों को संयोग करने के बाद ये जो बनता है 2H2 जो कि एक लिक्विड बनता है।
तो 17 का हम लोग का जो सी जो है सही होगा, 17 का ऑप्शन सी। 18 का निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाएं हैं? ऑप्शन ए में 2KClO3 हीट के बाद 2KCl प्लस 3O2। ऑप्शन 2 में MgO प्लस H2O MgOH के हॉल 2। ऑप्शन 3 में 4Al प्लस 3O2 2Al2O3। ऑप्शन 4 में Zn प्लस FeSO4 बन रहा ZnSO4 प्लस Fe। इसमें बोला जा रहा है कि ऑप्शन ए में 1 तथा 3 सही है, ऑप्शन बी में 3 तथा 4 सही है, ऑप्शन सी में 2 तथा 4 सही है, ऑप्शन डी में 2 तथा 3 सही है। तो कौन सा हम लोग का सही होगा? कौन सा बोला जा रहा है संयोजन अभिक्रिया है? तो एक में जो है हीट देकर तोड़ा जा रहा है जो कि वियोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन 2 में जो कि संयोजन अभिक्रिया है, जुट कर MgOH हॉट यानी MgO प्लस H2O MgOH के हॉल 2 बन रहा है। ऑप्शन 3 में 4Al प्लस 3O2 2Al2O3 जो कि एक संयोजन अभिक्रिया है। और 4 जो कि एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो हम लोग का 2 और 3 जो कि सही है। 18 का 2 और 3 जो दिया गया है डी में, 18 का डी जो कि सही है हम लोग का। तो ठीक है दोस्त, ये सब NCERT का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस का। तो ऐसे ही क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन हम बताते रहेंगे। अगर वीडियो और इसका कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।